You have my heart. हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार अवस्थी भोपाल से अपन पढ़ रहे हैं। क्या लाऊं आपके लिए? बोरॉन फैमिली। बच्चों कहते हैं सर जल्दी दिलाइए। चलो बच्चों, बोरॉन फैमिली का सेकंड लेक्चर हमारा। बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, जिसको हम बोरॉन फैमिली बोलते हैं बच्चों। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज? इसमें हम नंबर 1 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बच्चों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हम लोग डिस्कस करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बच्चों आपने पढ़ा हुआ है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि जो गैसियस न्यूट्रल एटम, फिर से जो बच्चों ने वीडियोस नहीं देखे हैं वो सब यहाँ पे देखेंगे। एक गैसियस न्यूट्रल एटम, कोई गैसियस न्यूट्रल एटम है, उसमें से आप जानते हैं प्रोटॉन पी होगा बच्चों, यहाँ पर पी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों चक्कर लगा रहे हैं, आपको पता है ये देखिए इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, है ना। जैसे सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब हम क्या करें, इतनी एनर्जी हम इसको दे दें, इतनी एनर्जी हम दे दें बच्चों कि एनर्जी को अपन एच के रूप में बोलते हैं, क्वांटा के रूप में बोलते हैं। इतनी एनर्जी बच्चों हम दे दें कि इस इलेक्ट्रॉन को हम भगा दें। एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन भगेगा। जब आपने एनर्जी दे दी बच्चों, इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जितने प्लस थे उतने माइनस थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, जल्दी बताओ? नेगेटिव चार्ज आता है ना। तो जितने प्लस है अंदर बच्चों उतने माइनस है। तो आपने देखा यहाँ पर ये प्लस जितने हैं उतने माइनस है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया तो 1 2 3 और 4, मतलब यहाँ पर यदि 1 2 3 4 5 यहाँ पर नेगेटिव है, तो 5 कितना होना चाहिए जल्दी बताओ? प्रोटॉन होना चाहिए न्यूक्लियस में। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो 4 है यहाँ पर, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने हो गए आपके? देखिए प्रोटॉन तो आपने हटाया नहीं ना बच्चों, प्रोटॉन तो मैंने धक्का नहीं मारा, तो अंदर क्या हो जाएगा आपके 5 1 2 3 4 5 हमारे पास प्रोटॉन हो जाएंगे। अब प्रोटॉन जब 5 हो जाएंगे तो इस एटम को आप क्या बोलेंगे कि साहब हम ये कैटायन के फॉर्म में हो गया ये। अब इसको देखो सिंपल कैसे बोलते हैं अपन, जैसे ये हाइड्रोजन लिया हमने, इसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो हाइड्रोजन क्या हो गया, प्लस फॉर्म में हो गया, ठीक है। क्योंकि अंदर का एक हाइड्रोजन जो एटम था तो अंदर एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बच गया आपका? प्रोटॉन बच गया, तो आपने एक प्लस चार्ज बोल दिया। तो प्रोटॉन में जो प्लस चार्ज होता है एटम में, वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है जल्दी बताओ? प्लस चार्ज किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण। जो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन, P प्लस, प्रोटॉन के कारण होगा, ठीक है। वरना एटम क्या होता है बच्चों? एटम इज न्यूट्रल इन नेचर। जितने आपके न्यूक्लियस में प्लस है उतने आपके इलेक्ट्रॉन माइनस होंगे बच्चों। तो चलिए, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या हुआ कि जो आपने इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी एच न्यू दी, इस इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकलेगा नहीं, आप एनर्जी बढ़ाते जाएंगे। जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दी एक गैसियस न्यूट्रल एटम, ये गैसी होगा, न्यूट्रल होगा, उस समय जो एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, दूसरी बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, आप एक तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है वो मैंने बता दिया। सेकंड पॉइंट क्या होता है बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी में? क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इज ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप लिखेंगे दोबारा, इज ए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जिनको पहले पता है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे वीडियो को। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लिबरेट लिबरेट बोले या रिमूव बोले, टू लिबरेट की जगह रिमूव कर दो, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस न्यूट्रल एटम। किसी भी गैसियस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पहला पॉइंट हमारा हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन, और जिसको मैंने इसके द्वारा रिप्रेजेंट किया आपके लिए। अच्छा, अभी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सेकंड पॉइंट क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। तो ये एटॉमिक रेडियाई की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। चलिए, हम यदि इस 13 ग्रुप में बात करते हैं
तो 13 ग्रुप मीन्स बोरॉन फैमिली की बात करते हैं। इट्स लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, हमारा क्या है, ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में एटॉमिक रेडियस वगैरह मैंने बताया था, 3 प्रॉपर्टीज डिस्कस किया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, एटॉमिक रेडियाई। आज मैंने अब आपकी जो प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका डिस्कशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट का हम लोग डिस्कस करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिस्कशन चल रहा है उसमें ये मैंने बता दिया आपको क्या होता है, ये लिख लिया आपने। चलिए लिख लिया आपने, आगे बढ़े अपन। अब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी आप एनर्जी थी कैटायन के फॉर्म में लाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। एटॉमिक रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मिटा दूं। चलिए अब अपन देखते हैं बच्चों, अब अपन ये देखते हैं कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ये देखिए आपका ये टॉप है, ये बोरॉन टॉप पे बैठा हुआ है और थेलियम अपने कहाँ बैठा हुआ है, जल्दी बताओ, बॉटम में बैठा हुआ है। व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, जो हम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीजेस, वो बढ़ेगा। बच्चों जब एटॉमिक रेडियाई यहाँ पे बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यदि हम ट्रेंड देखें, जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, जल्दी बताओ फटाफट। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होना चाहिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होना चाहिए, डिक्रीजेस, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, यहाँ पे आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। और एक्सेप्शन क्यों होगा उसके बारे में बात करते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा। ये जनरल ट्रेंड ऐसा यहाँ पर जो डिक्रीज होना चाहिए ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, एक्सेप्शन बोलते हैं। क्यों एक्सेप्शन होते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए, वो इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको हाही लीबी बकनोफनिया नाम गलसी पस्करणी कक्का शक्तिव कर्मन फीको निकोजल तक पहले ही बता चुका हूँ एस ब्लॉक्स में। गागी अस्सी बरकर रफ्सर याजरा और नम मोटिक रूरा पाठक कडिन सब टीसी, ये प्रोडिक टेबल का जो मैंने वीडियो बताया था उसमें ये वाली लाइन आप जोड़ते जाइएगा। एक एक लाइन में आपको याद करवाता जाऊंगा, तो 6 लाइन याद हो जाएगी, तो आपको हार्ड नहीं लगेगी। जो टेबल जो है वो आपको हार्ड नहीं लगेगी। उसमें फिर मैं आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ कैसे एक्सेप्शन होगा। एक्सेप्शन किसके कारण होगा, तो एल्यूमिनियम और गैलियम में देखिए एटॉमिक रेडियस जो होना चाहिए वो नहीं है। इंडियम और थेलियम में एटॉमिक रेडियस वो नहीं है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि गैलियम का जो एटॉमिक रेडियस कम होना चाहिए वो ज़्यादा है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है बच्चों, उसको अपन देख लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो हम देखते हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस में बोरॉन का एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पर क्या होगा, कम होगा किससे, एल्यूमिनियम से। और गैलियम का क्या होगा, ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम हो जाएगा किससे, एल्यूमिनियम से। तो गैलियम में क्या मिलता है आपको, डी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, ये मैंने आपको बताया था, डी ऑर्बिटल्स मिलते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थेलियम में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, यहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स जो है वो फिल हो जाएंगे, फिल्ड। यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ये डी ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाते हैं। अच्छा, चूंकि डी ऑर्बिटल्स फिल्ड हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस कम, गैलियम का फिर एल्यूमिनियम का। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस आपका थेलियम का एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, है ना, और इंडियम का यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर रेडियम एटॉमिक रेडियस आपको मिलता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है बच्चों, एटॉमिक रेडियस इस प्रकार से आपको मिलता है। एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, इंडियम का और थेलियम, मतलब यहाँ पर गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम। चलिए इसको अपन जब उतारते हैं, यहाँ पर जब अपन उतारते हैं अपन बात करते हैं इसमें कि सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस के बारे में, उतार लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस में सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा, यहाँ पर बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, और यहाँ पर एटॉमिक रेडियस इसमें यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसमें इंडियम और थेलियम। तो एटॉमिक रेडियस में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो गैलियम में यहाँ पर फर्क पड़ता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 4f ऑर्बिटल्स यहाँ पर भरे हुए रहते हैं, एटॉमिक रेडियस अभी यहाँ पर थेलियम का ज़्यादा है, इंडियम का थोड़ा कम है। यहाँ पर एटॉमिक रेडियस एज यूजुअल, जैसे आपको जो फर्क पड़ना चाहिए कि थेलियम को पहले आ जाए, इंडियम बाद में आ जाए, लेकिन वाला फर्क यहाँ पर नहीं अपन को देखने को मिलता है।
क्योंकि वो कंपनसेट कर लेता है, यहाँ पे वो कंपनसेट नहीं कर पाता। चलिए उसका फर्क कहाँ पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर। उसका फर्क हमारा कहाँ पड़ेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर पड़ेगा। तो ये एटॉमिक रेडियस लेक्चर नंबर 1 में ये हम कर चुके हैं। इंडियम और थेलियम का ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बोरॉन का सबसे कम हो रहा है, लेकिन इसका यहाँ पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में फर्क पड़ेगा। चलिए मिटा देते हैं, अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे चलते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में फर्क क्या पड़ता है, चूंकि एक्सेप्शन मिल जाएगा। कैसे एक्सेप्शन मिल जाएगा बच्चों, एक्सेप्शन ऐसे मिल जाएगा कि यदि बोरॉन का यदि एटॉमिक रेडियस यहाँ पर कम है, मतलब छोटा है, यदि एटॉमिक रेडियस कम है मतलब ये छोटा सा है, और यदि छोटा सा है यहाँ पर तो ये प्लस चार्ज हो जाएंगे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर गैलियम जो है इससे ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा चला गया, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम वो से थोड़ा सा और बड़ा हो गया यहाँ पर, ठीक है। इंडियम वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया यहाँ पर। थेलियम वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया यहाँ पर। इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर, अब हमें इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, ठीक है। तो आप ये सोचेंगे कि बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थेलियम ये एटॉमिक रेडियस हमें मिल रहे हैं, और ये एटॉमिक रेडियस मिल रहे हैं, तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, ऐसे ट्रेंड हमें मिलना चाहिए। जो एटॉमिक रेडियस है तो वैसे ट्रेंड होना चाहिए, सब में इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स है, तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। अब हमें एटॉमिक रेडियस पता चल गया, तो जो सबसे छोटा होगा उसका बोरॉन का क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, I1। I1 मतलब जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो I1 होगा, तो बोरॉन का सबसे ज़्यादा, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर थेलियम, ऐसा होना चाहिए। I1 का ट्रेंड हमें ऐसा मिलना चाहिए। लेकिन क्या हमें देखते हैं कि हमें ऐसा ट्रेंड मिलता है क्या बच्चों, तो फिर ये कहते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसा जो ट्रेंड मिलना चाहिए, यहाँ पर जिसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा उसका कम होना चाहिए, तो लेकिन ऐसा ट्रेंड हमें नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि जो डी और एफ जो ऑर्बिटल्स है यहाँ पर वो एफ ऑर्बिटल्स के बनने के कारण एफ ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल्स है, यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। तो ये जो इनके जो साइज होते हैं एस पी डी एफ, वो साइज इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर क्या क्या डिपेंड करेगा, साइज, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, यदि हम साइज ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स में सबसे कम साइज एस का, फिर पी का, फिर डी का और फिर एफ का। अब एफ ऑर्बिटल का बच्चों साइज ज़्यादा है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। एफ ऑर्बिटल का साइज यहाँ पर ज़्यादा है, डी का कम है, पी का कम है, एस का साइज सबसे कम है। जिसका साइज ज़्यादा होता है, साइज यदि बढ़ता है यहाँ पर, ये तो मैंने एटम्स के बारे में बात की थी, ये तो एटम है, इसको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना हमें, ये एटम है, एटम का साइज है। यहाँ पे किसके साइज की बात कर रहे हैं अपन, ऑर्बिटल के साइज की बात कर रहे हैं। जिसका साइज ऑर्बिटल का ज़्यादा होगा उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होगा। अच्छा, दूसरी बात ये डिफ्यूज ज़्यादा होते हैं, डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज, साइज भी बड़ा होता है। तो इसलिए जो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है ऐसा जो होना चाहिए ऐसा हमें ट्रेंड नहीं मिल पाता, क्योंकि डी एंड एफ ऑर्बिटल के कारण। और कौन सा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हमें कुछ अलग मिलता है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हमें मिलता है अलग। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या मिलेगा हमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड मिलता है सबसे पहले बोरॉन, बोरॉन के बाद हमें सेकंड मिलता है थेलियम, ठीक है। एग्जैक्ट जो ट्रेंड मिलता है, एग्जैक्ट ट्रेंड जो हमें मिलता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वो क्या मिलता है, बोरॉन, उसका थेलियम, उसके बाद मिलता है हमें गैलियम, और उसके बाद हमें मिलता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद हमें मिलता है इंडियम। तो ये हमें ट्रेंड मिलता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। एग्जैक्ट ट्रेंड जो है वो हमें ये होता है, जबकि होना क्या चाहिए था बच्चों, होना ये चाहिए था कि ट्रेंड हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये होना चाहिए था, बोरॉन होना चाहिए था। चलो ठीक है साहब, बोरॉन होना चाहिए था सबसे ज़्यादा, तो बोरॉन तो हमें मिल रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गैलियम, यहाँ पे देखो ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे गैलियम, बोरॉन का गैलियम आ रहा था ना, तो पता चला जो थेलियम जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ गया, थेलियम सबसे आगे आ गया, ठीक है। मतलब कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना मतलब कठिन हो जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थेलियम में कठिन है, जबकि थेलियम का एटॉमिक साइज क्या है, सबसे ज़्यादा है। एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है तो
क्या बोलेंगे हम, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आप आराम से निकाल लो, है ना। लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कठिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका एफ ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा है और ये मोर डिफ्यूज होते हैं। एफ ऑर्बिटल का साइज ज़्यादा है एंड मोर डिफ्यूज होते हैं ये। और जब ज़्यादा डिफ्यूज होंगे बच्चों, मोर डिफ्यूज होंगे, तो क्या हो जाएगा, पुअर शील्डिंग हो जाएगी। और जब पुअर शील्डिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स। और मोर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोर अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इसमें से कठिन हो जाएगा। इसलिए थेलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि मोर डिफ्यूज है, साइज ज़्यादा है, मोर डिफ्यूज हो रहे हैं। मोर डिफ्यूज हो रहे हैं मतलब ज़्यादा दूर दूर हो रहे हैं। मोर डिफ्यूज का मतलब दूर दूर होना, और जब दूर दूर होंगे तो शील्डिंग पूर हो जाएगी। वो शील्ड नहीं कर पा रहे न्यूक्लियस को, तो शील्डिंग पूर हो रही है। शील्डिंग यदि पूरा हो रही है तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है न्यूक्लियस का, इसके ऊपर अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और जब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है इसमें, अब इसको निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। किसकी? थेलियम की जा रही है। जैसे थेलियम यहाँ पे आ रहा है, बोरॉन के बाद आ रहा है सेकंड नंबर पर थेलियम, जबकि एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी इसकी सेकंड नंबर पर बोरॉन का थेलियम मिलता है आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी I1। इसका ध्यान रखिए, I1 थेलियम की ज़्यादा मिलती है आप, ठीक है। उसके बाद आपको गैलियम पे आते हैं आप, तो गैलियम तो यहाँ पर दिया हुआ है, सब गैलियम है। आप देखिए बोरॉन के बाद तो बोरॉन का गैलियम आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसका एल्यूमिनियम, ठीक है साहब, एल्यूमिनियम आ गया। और उसके बाद आपका इंडियम, हाँ साहब इंडियम आ गया। तो यहाँ पर थेलियम सबसे ज़्यादा क्यों आ गया? ड्यू टू दिस। अब इसके हिसाब से तो ये ठीक है आपका, और ये क्यों आया इसके हिसाब से? क्योंकि गैलियम का साइज हमें, ये एटॉमिक साइज, ये एटम का क्या है, एटॉमिक साइज, ये एटम्स है, मीन्स क्या बोलेंगे हम इसको, एटॉमिक साइज बोल दीजिए। एटम्स का क्या है यहाँ पर, एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज आप पहले आपने लिख दिया यहाँ पर, एटॉमिक साइज छोटा, बड़ा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आप लिखेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा यहाँ पर, अच्छा देखिए, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम और एल्यूमिनियम में गैलियम को पहले क्यों लिखना है आपको, क्योंकि 3D है यहाँ पर, डी ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा 3D, और 3D भर जाता है, मोर डिफ्यूज होता है डी, पुअर शील्डिंग उसमें भी होती है, मोर अट्रैक्शन होता है, तो मोर आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है यहाँ पर, या उसका एटॉमिक साइज भी यहाँ पर कम हो जाता है। एटॉमिक साइज कम हुआ मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, इसलिए मैंने आयनाइजेशन एनर्जी उसको बड़े हुए क्रम में लिखा है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना अपने को, पक्का आ रहा है समझ में कि बोरॉन का साइज छोटा है इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, इसका भी साइज छोटा, इसके सेकंड नंबर, फिर साइज इसका थर्ड नंबर, फिर ऐसा साइज में अकॉर्डिंग टू साइज हो रहा है। लेकिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अंतर कहाँ आ रहा है आपका, थेलियम में आ रहा है। थेलियम यहाँ की जगह कहाँ जा रहा है, थेलियम ये इसके बीच में आ रहा है, गैलियम के पहले आ रहा है, देखिए बोरॉन, थेलियम, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। ये आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड मिल रहा है। अब ये जो ट्रेंड आपको मिल रहा है, अब इसको आप याद कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि ये फर्स्ट का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, तो उसको याद करने के लिए मैंने आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ कि आप उसको याद कैसे करो। तो उसकी ट्रिक क्या है बच्चों, वो ट्रिक मैंने यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर डेल्टा H1 कर दिया, यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी कर दी, और डेल्टा H1 या IE1, ठीक है बच्चों। इसको W से आप याद करिए, W, देखिए W बना दो आप, एक ऐसा W बना दिया। लेकिन W में क्या है हमें ध्यान में रखना है बच्चों, W में हमें ये ध्यान में रखना है यहाँ पर कि W में जो एल्यूमिनियम है वो ऐसा, W बिल्कुल दोनों के दोनों जो डंडे हैं वो आपको इस टाइप से रहेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर W का गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। अब जो आपने W बना दिया बच्चों, W बनेगा देखिए, तो बोरॉन सबसे पहले बोरॉन हो गया, बोरॉन के बाद में देखो एल्यूमिनियम आ गया, उसका देखो गैलियम आ गया, उसका देखो एल्यूमिनियम आ गया, और उसका देखो इंडियम आ गया। तो सबसे पहले बोरॉन, फिर देन थेलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो ऐसे आप याद करने की ट्रिक, ये ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है, ट्रिक फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे हम याद कर सकते हैं, उससे आपको आसानी रहेगी, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या साइज अलग है, इतने कंसेप्ट हैं, अब इन कंसेप्ट को मैं कैसे याद करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे याद नहीं हो रही है। तो उसके लिए इस तरीके से आप उसको याद कर लें, दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है बच्चों। जब यदि हम सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे,
अच्छा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बच्चों? केवल एक इलेक्ट्रॉन का निकालना, केवल एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। जब हम सेकंड का करेंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब हम थर्ड का करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ये मिल गई आपको। जब हम बात करते हैं बच्चों सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या देखते हैं हम? सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में फिर हम यदि हम देखते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये फर्स्ट हो गया आपके I1, तो IE1 आपका क्या मिल गया? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन, उसका बाद थेलियम, उसका बाद गैलियम, उसका बाद एल्यूमिनियम, उसका बाद इंडियम। चलिए बच्चों, जब हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बोरॉन सबसे पहले मिलेगा आपको, फिर देन गैलियम आ रहा है, फिर देन थेलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद हमें इंडियम मिल रहा है। जब हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बात करते हैं IE3, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सबसे पहले हमें बोरॉन, मतलब बोरॉन सब में सबसे ज़्यादा है, बोरॉन के बाद हमें गैलियम मिल रहा है, गैलियम के बाद हमें थेलियम मिल रहा है और थेलियम के बाद हमें इंडियम मिल रहा है और एल्यूमिनियम मिल रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड बिल्कुल कॉमन मिल रही है आपको, एक जैसी मिल रही है आपको, बोरॉन गैलियम थेलियम, बोरॉन गैलियम थेलियम आपको एक जैसे मिल रहे हैं बच्चों। अंतर थर्ड में क्या आ रहा है? एल्यूमिनियम यहाँ पहले, इंडियम बाद में है, और फिर क्या हो जाता है? एल्यूमिनियम थर्ड में लास्ट में चले जाता है, एल्यूमिनियम लास्ट में चले जाता है। अब ये इतना डिफरेंस होता क्यों है? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो पुअर शील्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इन साइज के ऊपर और पुअर शील्डिंग के ऊपर एंड प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स उनके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इरेगुलर ट्रेंड हमें मिलता है। इस इरेगुलर ट्रेंड को याद करने का, भाई मैंने आपको बताया W से याद कर लो। आपने पहले W से याद कर लिया था बोरॉन, फिर आपने बोला थेलियम, फिर आपका गैलियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। सेकंड अपन देखेंगे बच्चों, तो सेकंड में देखो बोरॉन आ रहा है हमारा, देखो बोरॉन, ये बोरॉन हो गया। मैंने आपका W ऐसा बना दिया, अब देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा, ऐसा और ऐसा W बनाया मैंने, ठीक है। मतलब यार थेलियम वाला W जब थोड़ा सा नीचे आ गया, जैसे वो नीचे जाएगा तो गैलियम का W का गैलियम ऊपर जाएगा, जैसे वो ऊपर जाएगा ये थोड़ा सा नीचे हुआ तो क्या हो गया? ये नीचे हो गया तो गैलियम का ऊपर हो गया। तो आपका यहाँ पर जो है वो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम और थेलियम। तो एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पर, एल्यूमिनियम, इंडियम और थेलियम आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर? बोरॉन, एल्यूमिनियम। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम का थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन इसमें आ जाएगा। बोरॉन में एल्यूमिनियम, इंडियम यहाँ पे पहले आ जाएगा और एल्यूमिनियम बाद में आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो आपका एल्यूमिनियम यहाँ पर पहले आ जाएगा आपका और इंडियम बाद में आ जाएगा, ठीक है। उसी के हिसाब से मैंने W बनाए हुए हैं। जैसे मैं इसको नीचे करता हूँ यहाँ पर, ये मेरा ऊपर हो जाता है W, तो W मेरा यहाँ आएगा तो बोरॉन ही हो गया, फिर उसका गैलियम, उसके बाद थेलियम मुझे मिलता है, उसका मुझे यहाँ पर ये इंडियम मिलता है, फिर देन मुझे एल्यूमिनियम मिलता है, ठीक है। मैं W को थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ठीक है, और तो एल्यूमिनियम थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे बोरॉन मिल जाता है, फिर देन मुझे गैलियम मिल रहा है, देखिए गैलियम, बोरॉन का गैलियम, फिर थेलियम, ये तीनों मिल रहे हैं। केवल कहाँ अंतर आ रहा है? एल्यूमिनियम और इंडियम में। फिर एल्यूमिनियम मिलता है, फिर मुझे इंडियम मिलता है। तो ये करेक्शन इस टाइप से आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और ये ट्रिक आपको मिल जाती है। इस ट्रिक से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और रीज़न यदि पूछा जाए कि रीज़न क्या है इसका, तो रीज़न केवल एक ही लिखना है कि presence of D and F orbitals in gallium and thelium। तो presence of D and F orbitals in gallium and thelium, D में आपका गैलियम आएगा और F में आपका थेलियम आएगा, जिसके कारण आपका यहाँ पर इरेगुलर ट्रेंड आपको मिलता है, ठीक है बच्चों। मैं ये समझता हूँ कि आपको ये याद हो जाएगा ट्रेंड, और आपने याद कर लिया होगा। यहाँ पर देखिए, ठीक है, डेल्टा H1 में देखिए ट्रेंड W है, W ऐसा गया यहाँ पर, थोड़ा सा अपने नीचे किया, इसको थोड़ा सा देखिए अपने नीचे कर दिया तो थेलियम नीचे आ गया, ये बीच में वाला ऊपर हो गया, गैलियम आ गया, बोरॉन, गैलियम, थेलियम, ठीक है। अब यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है एल्यूमिनियम और इंडियम। तो एल्यूमिनियम जो है जैसे यहाँ पर नीचे आएगा, यहाँ पर तो एल्यूमिनियम भी इसके नीचे है, इंडियम यहाँ पर है। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर एल्यूमिनियम यदि यहाँ पर नीचे है तो थर्ड वाले में एल्यूमिनियम ऊपर आ जाएगा, और ट्रेंड में आपका नीचे आ रहा है। बोरॉन, गैलियम एंड थेलियम का ट्रेंड आपका बिल्कुल दोनों में सेम आ रहा है, सेकंड और थर्ड में,
ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड में अंतर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से आप यदि याद करेंगे तो मैं समझता हूँ एक दो बार आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, क्योंकि बुक्स में केवल और केवल इरेगुलर का ट्रेंड इन्होंने दिया हुआ है। आपको कैसे याद करना है ये तरीका आपको मैंने बनाने का प्रयास किया है। आपको पसंद आ जाए तो आप इसको याद करिए, 2-3 बार आप करेंगे तो पसंद आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन ये आयनेशन थेरेपी के बाद नेक्स्ट अपन इसकी प्रॉपर्टीज लेते हैं। बच्चों उसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम आ रहे हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टीज कौन सी है? 13 ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टीज हम लेके चलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। 13 ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके चल रहा हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। पहला पॉइंट बच्चों आप लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड, all elements show +1 and +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड पॉइंट बच्चों आप लिखेंगे बोरॉन एंड ऑल में एक्सेप्ट कर देंगे आप यहां पर, एक्सेप्ट बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। सेकंड पॉइंट इसमें डाल देंगे बोरॉन एंड एल्यूमिनियम शो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बच्चों। बाकी यहां पर सबके सब यहां पर क्या करेंगे, +1 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। बोरॉन +3 शो किया, यहां भी +3 किया। ये तीनों के तीनों यहां पर +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं। थर्ड पॉइंट इसका होता है कि when we move top to bottom means क्या होगा, बोरॉन टू थेलियम। when we move top to bottom boron to thelium, +1 stability of +1 oxidation state increases. Stability of +1 oxidation state increases. क्या मतलब हुआ? हमारे पास टॉप ये है बच्चों, बोरॉन थेलियम बॉटम पर है, तो हम क्या बोलेंगे, जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है आपके हाथ में। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यदि +1 की बच्चों बढ़ रही है मीन्स +3 की क्या होगी, यहां पर डिक्रीज होगी। तो +1 स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इट मीन्स ये अंडरस्टूड है कि स्टेबिलिटी ऑफ +3 डिक्रीजेस। ये अंडरस्टूड क्या होगा हमारा, कि जो +3 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। चलो चौथा पॉइंट हम डालते हैं यहां पर बच्चों, फोर्थ वाला पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब जब मैं फोर्थ पॉइंट में आता हूं तो फोर्थ पॉइंट में क्या देखता हूं मैं यहां पर, फोर्थ पॉइंट में कि जो गैलियम और इंडियम जो दोनों शो कर रहे हैं, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा, गैलियम और इंडियम दोनों शो कर रहे हैं, तो अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? तो हम देखते हैं गैलियम एंड इंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जब हम दोनों की बात करते हैं बच्चों गैलियम और इंडियम की, तो जो +3 है वो +1 से ज्यादा स्टेबल होगी बच्चों। +3 इज मोर स्टेबल देन +1। एंड फॉर थेलियम, जब हम थेलियम की बात करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज
मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एग्जाम्पल में जब हम बात करेंगे, जब हम इसके एग्जाम्पल्स में बात करते हैं तो इसके एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं बच्चों कि TiCl, ये मैं यदि TiCl लिखूं तो क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, और यहाँ -1। इट इज मोर स्टेबल देन TiCl3, क्योंकि मुझे TiCl3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। तो TiCl इज मोर स्टेबल देन TiCl3, इसका मतलब ये होता है। और यहां पर क्या मतलब होता है, यहां पे मतलब होता है इट मींस GaCl3 इज मोर स्टेबल देन GaCl, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है बच्चों, GaCl3 इज मोर स्टेबल देन GaCl। ठीक है, तो GaCl3 इज मोर स्टेबल देन GaCl, या InCl3 इज मोर स्टेबल देन InCl। आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि यहां पर ये क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर अभी गैलियम और इंडियम में अभी कौन सा इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगा है। इनर्ट पेयर जो इफेक्ट होता है बच्चों, वो किस में लगता है, हैवी मेटल्स में लगता है। तो अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में अपन बात करते हैं, क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, मैंने बताया था इस वीडियो में, आपको डिटेल में दूंगा, तो ये आपने उतार लिया होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। इस में ऑक्सीडेशन स्टेट में पता चल गया बोरॉन एल्यूमिनियम केवल +3 बनाएंगे। यदि वो +3 बनाएंगे मतलब क्या हो गया बच्चों, यदि मैं बोलूँगी भैया BaCl बनाओ तो आप मना कर दोगे, मैं बोलूँगा BCl3 बनाओ तो आप बनाएंगे, मैं बोलूँगा BF3 बनाओ तो आप बनाएंगे, मैं बोलूँगा यहाँ पर BBr3 बनाओ तो आप बनाएंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, BiCl नहीं बनेगा, +1 नहीं मिलती। सेम है बच्चों, AlCl में बोलूँ बनाओ तो आप नहीं बनाएंगे, मैं बोलूँगा AlCl3 बनाओ तो आप तत्काल बना देंगे, क्योंकि इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलती है। तो इस प्रकार से कंपाउंड हमारा बनना शुरू हो जाते हैं बच्चों। AlCl है तो AlCl3 बनेगा, AlBr3 बनेगा, AlBr3 हम बना लेंगे, AlF3 हम बना लेंगे, ये सब कंपाउंड हमारे बन जाते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं बच्चों इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने क्या पढ़ा, +1 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है टॉप टू बॉटम जाने पर हमारी इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, और उसका कारण क्या बच्चों, उसका कारण है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, आप इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जो है वो हेडिंग डाल दीजिए कॉपी में, इनर्ट पेयर इफेक्ट की। ठीक है, लिखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट में डेफिनेशन अपन लिखते हैं, when NH2 electrons are not participated, electrons are not ठीक है, when NH2 electrons are not participated or not participated स्पेलिंग देखते जाइएगा, PRTICI PITATATD पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग। ठीक है, इन द बॉन्डिंग, व्हेन NH2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्डिंग, जब वो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर रहे हैं, सो दीज आर इनर्ट, inert. This effect is called inert pair effect. This effect is called inert pair effect. ये पहला पॉइंट inert pair effect का अपना, कि जब NH2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं 13 ग्रुप में NH2NP1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें NH2 इलेक्ट्रॉन और NP1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास ये बैलेंस शेल में यदि NH2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 ये हो गए हमारे पास, और P में PX, PY और PZ,
तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया बच्चों। तो जब ये जो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड, जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो दिस पेयर, एक पेयर है ना, ये क्या है, पेयर है, एक पेयर जो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर रहा है। तो एक पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको, इनर्ट पेयर। क्या बोलेंगे हम इसको, इनर्ट पेयर। इनर्ट है वो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यदि पार्टिसिपेट करता तो अपन इनर्ट पेयर नहीं बोलते। तो बैलेंस सेल का जो ये वाला जो पेयर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। क्या बोलेंगे हम इसको, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। अभी जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो क्या बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे? हाँ, वहां करता है बोरॉन एल्यूमिनियम में। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाते हैं बोरॉन एल्यूमिनियम में, तो अनपेड हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है उसकी, +3 हो जाती है। अब क्योंकि सवाल उठता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट बोरॉन की +3 क्यों है, तो हम बोलते हैं साहब 1s2 है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। तो ये वाला इनर शेल हो गए, के शेल है हमारे पास, एंड दिस इज योर बैलेंस शेल, एल शेल। अब जब एल शेल बैलेंस शेल है यहाँ पर, तो इसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल हैं, और जब s और p ऑर्बिटल यहाँ पर हैं तो ये वाला जो ऑर्बिटल s और ये वाला ऑर्बिटल जो p ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन 2s से यहाँ पर आगे जाएंगे, तो यहाँ पर 2s से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, तो हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे, 2s में 1, ठीक है, 2p में 1, 2px में 1 और 2py में हमें 1 मिलेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें अनपेड मिलेंगे, तो बॉन्डिंग बना लेंगे, तो BCl3 बन जाएगा। तो Cl के अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक Cl। तो इस प्रकार से एक बॉन्डिंग बन जाती है बच्चों, और जब बॉन्डिंग बन जाती है तो BCl3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बोरॉन के ऑक्सीडेशन स्टेट हमें +3 मिल रही है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या बोल रहा है कि जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स में 20 इलेक्ट्रॉन्स ये पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब यहीं रह जाते हैं, तो आपके पास क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ रहता है, ठीक है। उतार लिया आपने ये वाला पॉइंट, ठीक, उतार लिया आपने ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन आपके पास बचा हुआ रहता है, ठीक है। उतार लीजिए पॉइंट को। चलो मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि इनर्ट पेयर की बात कर रहे हैं अपन, तो अभी अपन इनर्ट पेयर की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड, बात ये हो रही है हमारी। और यहाँ पर NS2 है और यहाँ पर NP1 है। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जब पार्टिसिपेट NS2 वाले नहीं कर रहे हैं, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स आपके नहीं कर रहे हैं, ये P के Px है, Py है और Pz है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यही पार्टिसिपेट करेगा। तो एक ही यहाँ पर, जैसे थेलियम है हमारे पास, सपोज कीजिए थेलियम है, TiCl बन गया, तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन आया, थेलियम है सपोज कीजिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका पार्टिसिपेट कर दिया, बॉन्डिंग बना ली, तो क्या फॉर्म बन गया, TiCl बन गया। क्योंकि TiCl बन गया क्यों बना, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करे, एक ही इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट किया इसलिए बना, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारा +1 हुआ। एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया, तो एक ही कंपाउंड बना, TiCl स्टेबल, इफेक्ट पड़ गया, TiCl स्टेबल देन TiCl3। क्या इफेक्ट पड़ा, TiCl इज स्टेबल देन TiCl3। TiCl ज्यादा स्टेबल हो गया बच्चों, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था, उसी ने पार्टिसिपेट किया। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये वाले इनर्ट थे, ये आगे गए नहीं, किसमें, Ti में, थेलियम में, Tl थेलियम, ठीक है। TlCl, Ti नहीं, TlCl इज मोर स्टेबल देन TlCl3। Tl है थेलियम में, Ti तो टाइटेनियम हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, Tl रहेगा, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक बच्चों। चलो, when NS2 electrons are not participated in the bonding, so these are inert, so this effect is called बच्चों inert pair effect। inert pair effect के कारण क्या हो गया, inert pair effect के कारण इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं हो पाई, +1 हो पाई, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट कहां पे लगता है, सेकंड पॉइंट अपन चलते हैं, चलिए। तो सेकंड पॉइंट अपन लिखते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑकर ओनली इन इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेकंड पॉइंट हमारा लिखें, कॉपी में लिखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑकर ओनली इन हैवी मेटल्स।
जितने बच्चों हैवी मेटल्स होंगे उनमें लगेगा, ठीक है, जितने भी हैवी मेटल्स होंगे उनमें लगेगा। और हैवी मेटल्स कहाँ मिलेंगे? हैवी मेटल्स बच्चों मिलेंगे बॉटम में, जो ग्रुप में जो होगा, जो ग्रुप आप पढ़ रहे हैं उस ग्रुप के बॉटम में मिलेंगे। चलिए इससे एग्जांपल देखते हैं अपन बच्चों। हमने बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम देखा। इसे हैवी मेटल हमारा थेलियम हो जाएगा 13 ग्रुप। याद करने की स्टाइल मैंने बताया, हाही, लीबी, बकनोफनिया, नामा, गलसी, पस्कलनी, कक्का, सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोजल। और चौथी लाइन आपको दी गागी, अस्सी, बरकर, रबसर, याजरा। गागी, अस्सी, लेक्चर नंबर हमारा प्रोड्यूस टेबल का अलग से वीडियो बनाया आपके लिए मैंने, गागी, अस्सी, बरकर, रबसर, याजरा, ठीक है। तो और दूसरी ग्रुप में भी याद करना, आपको याद ही है ना, बेटा या बेटी, आलू, है ना, ये एल मतलब आलू ले आओ, और जी मतलब गोभी ले आओ, काय में ले आओ, थैले में ले आओ, इन थैला। चलिए 14 यदि अपन ग्रुप देखते हैं बच्चों, तो 14 ग्रुप क्या हमारा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। तो ये जो लेड है ये भी हैवी मेटल है, ये जो लेड है हमारा ये भी हैवी मेटल है। टिन होगा ये भी हमारा हैवी मेटल होगा। तो नीचे वाले क्या? टिन का अपन लोग यूज करते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि कौन सा एलॉय है जो कि वेल मेटल में यूज करता है, तो कॉपर एंड टिन आया था वहां पर। तो हम लोग बंदी जाते हैं तो घंटे पे आते हैं टिन। ओके, चलिए अब अपने यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या लिया? यहाँ तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, जबकि यहाँ पर +1 +3 भी थी, ठीक है बच्चों। यहाँ +1 +3 थी, लेकिन यहाँ पर +1 ज़्यादा स्टेबल हो गई, यहाँ पर +3 और +3 है। बच्चों जो हम 14 ग्रुप में आते हैं, 14 ग्रुप कैसे याद किया आपने? काशी गए संत प्रभु, ये थोड़ा संत प्रभु अच्छा है, कुंभ मेला लगा है। काशी गलिया, काशी गए संत प्रभु, अब याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर देखिए 4 है, +4 आ जाएगा। सिलिकॉन यहाँ पे +4 है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अपन जर्मेनियम, टिन एंड +2 एंड +4 मिलेगा। यहाँ पे टिन में +2 एंड +4, और लेड में हमें मिलेगा यहाँ पर +2। देखिए लेड में यहाँ पर +2 हो गया। स्टेबिलिटी टिन में भी +2 की मिल जाएगी ज़्यादा, जबकि जर्मेनियम +2 +4 में जर्मेनियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ना होकर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है। थेलियम में यहाँ पर +1 +3 में से +1 स्टेबल हो रही है। यहाँ पे देखें 14 ग्रुप में तो +2 +4 में +2 स्टेबल हो रही है। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो रही है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल किसके कारण? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लग गया बच्चों? इनर्ट पेयर इफेक्ट लग गया। बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये देखो, ये यहाँ पर NH2 NP1 था, यहाँ पर ये NH2 नहीं जा पाया तो NP1 हो गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाया। यदि अपन 14 ग्रुप का यदि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें बच्चों? NH2 और NP2। तो अब ये केवल P2 के 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये तो बैठ गए ना यहाँ पर NH2 वाले। जब बच्चों NH2 वाले यहाँ पे बैठ गए, ये जा ही नहीं रहे, इनर्ट हो गए। बोला मुझे नहीं जाना भैया, तुम लोग जाना है तुम्हें, तुम लोग निकल जाओ, मैं नहीं जा रहा। तो NH2 के बैठ गए, नहीं जा रहे हैं, तो P के तो जा रहे हैं। तो P के जा रहे हैं तो 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखो +2 जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। P का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ? PX में 1 और PY में भी 1, ठीक है। तो इसने बॉन्डिंग में दोनों ने पार्टिसिपेट कर दिया, अनपेड 2 है हमारे पास। ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बच्चों तो वो इनर्ट हो गया। तो कौन सा इफेक्ट पड़ गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसे कारण कौन सा पार्टिसिपेट कर पाए? 2 ही। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बच्चे? +2, जबकि +2 +4 दोनों थी, तो +2 +4 में कौन सी लोअर है? +2। तो इसलिए क्या हो गया? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा। 14 में काम आएगा, ग्रुप्स में 15 में 16 में 12th की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उसमें भी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट वहाँ पे अपन लेंगे। नाइट्रोजन फैमिली में लेंगे 15 ग्रुप 12th में, ठीक है। 16, 17, 18 में लेंगे, चलेगा वो P ग्रुप में यहाँ से चलेगा, ठीक है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑकर ओनली इन हैवी मेटल्स। दोनों में हैवी कौन सा? थेलियम, टिन और लेड, दीज आर हैवी मेटल्स, ठीक है। याद कैसे किया? काशी गए संत प्रभु, ठीक है। याद कैसे किया? बेटा या बेटी या बैंगन, आलू, गोभी, इन थैला, ऐसे याद कर लिया। यह कैसे याद किया अपन SPDF? हाही, लीभी, बकनोफनिया, नामगलसी, पस्कलनी, कक्का, सक्टिव, कर्मन, फीको, निकोजल, गागी, अस्सी, बरकर, रबसर, यासरा, ठीक है। यहाँ तक मैंने 3 लाइनें
डेली वीडियो में, मेरे आने वाले वीडियो में चूंकि पी ग्रुप चल रहे हैं तो आपको ये लाइनें मैं आपको बोलता जाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। आपको वो लाइनें हार्ड नहीं लगेंगी, दोनों ही तरीके से अपन काम करेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड ग्रुप हो गया आपका, सेकंड पॉइंट हमारा हो गया इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ऑकर ओनली इन हैवी मेटल्स, जिसके कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेबल ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए बच्चों, इनर्ट पेयर इफेक्ट में अब अपन नेक्स्ट पॉइंट यदि अपन उठाते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, अब हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए इनर्ट पेयर इफेक्ट में। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं कि आखिर इनर्ट पेयर इफेक्ट में कारण क्या है। कारण क्या है बच्चों कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पाते, जब हैवी मेटल्स होते हैं उनमें ही इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे हैं, जबकि जो लाइटर मेटल हैं जैसे कि हमारा बोरॉन है, हमारा यदि हम बोरॉन को ले रहे हैं, बोरॉन और एल्यूमिनियम को ले रहे हैं, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, NS2 एंड NP1 है। ठीक है, तो PX यहाँ पर PX है, यहाँ PY है, यहाँ पर PZ है, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पर, और जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो NS1 और NP क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसमें NS में और NP में यहाँ पर 2 हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ पर, जबकि यहाँ पर NS2 में 2 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ गया तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन आपके ऐसे हो गए। ठीक है, अनपेड 3 मिल गए, तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल गई, +3 मिल गई बच्चों। अब लाइटर मेटल में तो ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लेकिन थेलियम में तो ऐसा नहीं हो रहा है, हैवी मेटल में, टिन में भी ऐसा नहीं हो रहा। अभी देखा अपन ने देखा, लेड में भी देखा, उसमें भी ऐसा नहीं हो रहा। तो दीज आर हैवी मेटल्स 13 एंड 14 ग्रुप के, है ना, लेड, टिन और थेलियम इज आर हैवी मेटल्स, तो उनमें तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे, तो उसका रीजन क्या है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन लिखो, रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखिए बच्चों, रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट लिखिए आप यहाँ पर, रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहला रीजन है बच्चों, नंबर 1 रीजन, हेडिंग में डाल दीजिए रीजंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। नंबर 1, ये हैवी मेटल्स में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर। पहला, इससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये पकड़े रहते हैं, टाइटली रूप से इसको खींचे हुए रहते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, hence electrons, NS2 electrons are tightly, hence NS2 electrons are tightly attracted by nucleus, इसलिए वो टाइटली अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस के द्वारा, खींच जाते हैं, क्योंकि ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। 1 पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, चलिए बच्चों, अब अपन फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट है हमारा, उतारिए फटाफट, उतार लीजिए। चलिए फिर रीजन का, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन, सेकंड रीजन मैं बता रहा हूं अब आपको। यहां पर सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन हम लोग लिखते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर मतलब कि NS से इलेक्ट्रॉन को जाना। एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन इज मोर देन the addition bond form by the remaining p electrons। मतलब क्या कह रहा है यहां पर, ये हमारे पास NS इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, 2 हैं हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पर NP में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यदि हमें एनर्जी चाहिए, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे लेके जाना है बच्चों, NP में। यदि मुझे NS से इलेक्ट्रॉन NP में लेके जाना है तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी, यहाँ से जब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके जाऊँगा तो मुझे एनर्जी चाहिए, अपने आप तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, ठीक है ना, उसको एनर्जी चाहिए। तो जो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने के लिए, टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन्स इज मोर, जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो अनपेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो वो जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा है,
किससे ज़्यादा है? जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन यदि आ जाता है यहाँ पर पी में यदि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, उसको बॉन्ड बना ले, ठीक है, तो इज मोर देन द एडिशन बॉन्ड फॉर्म बाय द रिमेनिंग पी इलेक्ट्रॉन्स। जो बचा हुआ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके साथ यदि बॉन्ड बना ले रहा है तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कम होगी, और यहाँ से यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए। इसलिए क्या होता है, ये क्या हो जाएंगे, एक तो ये इनसी की तरफ यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस को खींचा रहेगा अपने, उसको जाने नहीं देगा, मच जाएगा ये, है ना, तू मत जा भैया, ये खींचा हुआ है यहाँ पर न्यूक्लियस, एक बात ये। और दूसरा, जब हमें इसको लेके जाना है तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए रहती है, ठीक है, जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, जबकि बॉन्ड फॉर्मेशन जब होगा उसमें एनर्जी हमें कम चाहिए रहती है। इसलिए जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट के दो कारण हैं, दो रीजन है। ईएनसी चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर, ये जो पकड़ा रखता है ना, ये न्यूक्लियस जो पकड़े हुए रखता है इलेक्ट्रॉन्स को, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं अपन, ठीक है। माइनस करके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, कितना होता है वो भी हम पता लगा लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज मोर होता है, हैंस NS2 इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, बंधे हुए रहते हैं, खींचे रहते हैं, इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू अनपेयर NS इलेक्ट्रॉन्स मोर, इसलिए एनर्जी जो है वहां पर ज्यादा चाहिए रहती है। और जब एनर्जी ज्यादा चाहिए रहती है तो देन द एडिशन बॉन्ड फॉर्म बाय द रिमेनिंग पी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स का तुम बॉन्ड बनाओगे तो उसमें एनर्जी जो है वो कम चाहिए, यहाँ से बॉन्ड बनेगा ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाए तो बॉन्ड बना लेगा, तो इस बॉन्ड बनाने में एनर्जी जो है उसको कम चाहिए, और जबकि यहाँ से यहाँ तक जाने में NS को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज़्यादा चाहिए। इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट के रीजंस होते हैं दो, ठीक है बच्चों। तो मैंने आज आपको यहाँ पे क्या करवा दिया, मैंने आपको यहाँ पे ये करवा दिया बच्चों कि कैसा अपन याद करेंगे आयनेशन एनर्जी, ट्रिक मैंने दी एंथैल्पी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, वो अलग अलग होते हैं, फर्स्ट अलग है, सेकंड और थर्ड अलग है, तो उसकी ट्रिक मैंने दे दी आपको। दूसरा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, +1 और +3 होती है, वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन आगे की जो छोटी छोटी जो प्रोसेस हैं वो देखेंगे, छोटी छोटी से कुछ आपकी पॉइंट्स हैं आपके, इलेक्ट्रोमेरिक करैक्टर या ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वगैरह है बच्चों, तो वो सब अपन देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज को अपन ले लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू।